सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। कभी कभी इंसान जब सिराते मुस्तकीम से भटक जाता है तो शायद ऐसे ही हालात से दो चार होना पड़ता है। कुदरत का निज़ाम भी यही है कि जो इंसान बोता है वही काटता है। शायद मुझसे भी कुछ ऐसी ही गलतियां सरजद हो गई थी, जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां लाहक हुई। जब मुलाजमत के बाद मेरी पहली पोस्टिंग रूपनगर में हुई थी, उसी वक्त मेरे वालिद ने अपनी परेशानी का अजहार कर दिया था। वो चाहते थे कि मेरी पोस्टिंग रूपनगर के अलावा कहीं और हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और मुझे रूपनगर जाना पड़ा। लेकिन इन सब बातों से भला रूपनगर का क्या ताल्लुक है? सराज ने मुझे हैरत से घूरते हुए पूछा। बहुत गहरा ताल्लुक है मिस्टर सराज। मेरी और शंकर की मुलाकात उसी रूपनगर में हुई थी। दरअसल मेरे दफ्तर की एक अहम फाइल गुम हो गई थी जो मेरी तहवील में थी। उसके ना मिलने की सूरत में मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती। उसी मौका पर मेरे एक मातहत ने मुझे शंकर से मिलने का मशवरा दिया था और शंकर ने, जो सिफली के गंदे अमल का मालिक था, मुझे उस गुमशुदा फाइल के बारे में सब कुछ बता दिया। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि दुनिया के 80% अफराद ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं। शायद मैं भी उन 80% में अफराद में शामिल हूँ जो शंकर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसका गर्विदा हो गया और जिसका खमियाजा मुझे आज तक किसी न किसी शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। ये एक तवील दास्तान है मिस्टर सराज। आप चाहें तो मुझे इस दास्तान का जीता जागता किरदार भी समझ सकते हैं। और क्या आपको ये सुनकर तअज्जुब ना होगा कि उस दास्तान का आगाज एक पत्थर की बेजान मूर्ति से हुआ था, जो कदर कामत के एतबार से किसी गुड़िया से ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो मूर्ति किस किस्म की थी, मैं अभी तक इस राज को नहीं समझ सका और मैंने जल्दी से मौजू बदलते हुए कहा कि शैतानी कुव्वतों ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ गया और अब हो सकता है उनका दूसरा शिकार मेरी माँ हो। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा ना करे कि ऐसा हो। मैं भी खुदा से यही दुआ करता हूँ कि माँ का साया मेरे सर पर हमेशा कायम रहे, लेकिन ना जाने क्यों ये ख्याल बार बार खतरे की घंटी बनकर मेरे वजूद में गूंजने लगता है। सराज के जवाब देने से पहले फोन की घंटी बजी और मैंने हाथ बढ़ाकर रसूल उठा लिया। मैं टोनी बोल रहा हूँ। दूसरी जानब से टोनी की आवाज सुनाई दी। क्या आप इस वक्त दफ्तर में तन्हा हैं? नहीं, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर आप सिर्फ मेरी बातें सुनते रहें। हमने सिर्फ सुबह दफ्तर जाते हुए कोमल वर्मा को अगवा कर लिया है। माल कहाँ उतरवाया गया है? मैंने इशारे की जुबान से सवाल किया। गोदाम नंबर 4 के तहखाने में, टोनी ने मेरा इशारा समझते हुए जवाब दिया। वहां मैंने अपने एतमाद के आदमी को तैनात कर दिया है। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोडिंग ट्रक का क्या बना? मैंने इस बार बात घुमा फिराकर पूछा। उसकी स्पोर्ट्स कार हमने एक वीरान सड़क पर छोड़ दी है, टोनी ने कहा, और हम उसे अपनी वैन में लाए हैं बास। गुड, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी खुशी का इजहार किया और सिलसिला मुंतक़िल कर दिया। आजकल आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सराज ने उठते हुए पूछा। फर्स्ट क्लास, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर सराज मोहम्मद से रुखसती मुसाफा करके चला गया और मेरा जहन कोमा वल्मा के बारे में सोचने लगा, जिसे मास्टर टोनी के मुताबिक अगवा कर लिया गया था। और इस वक्त मेरे होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट फैलकर गहरी हो रही थी। मेरी गाड़ी पूरी रफ्तार से नादर कंस्ट्रक्शन के गोदाम की तरफ फराटे भर रही थी, जो मेरे ऑफिस से तकरीबन 8 मील दूर था। मेरे जहन में कोमल वर्मा का हसीन तस्वर चकरा रहा था। मैं उससे 1 या 2 बार ही मिला था। वो जे शंकर पांडे की लेडी सेक्रेटरी बनने से बेशतर मॉडलिंग करती रही थी और इसलिए हर वक्त अपने फिंगर और उसकी नोक पलक का ख्याल रखने की आदी हो चुकी थी। वैसे भी उसे बिलाशुबा हसीनों में शुमार किया जा सकता था। कोमल वर्मा के कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो बेकौल शख्स कंस्ट्रक्शन के मैदान में लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन कोमल वर्मा के आते ही जैसे
उसकी कंपनी को 4 चांद लग गए थे। अब उसकी शनाख्त होने लगी। वो जहां जाता वहां उसे इज्जत की निगाहों से देखा जाने लगा और बड़े बड़े टेंडर भी उसके नाम खुलने लगे थे। शायद इसीलिए वो कोमल वर्मा को घर आई लक्ष्मी की तरह पूजने लगा था। ये और बात है कि वो चौंका जाती तौर पर शरीफ और नेक आदमी था, इसलिए उसने कोमल वर्मा को कभी बुरी नजरों से नहीं देखा था। लेकिन दफ्तर के बेशुमार अमले के अफराद कोमल वर्मा के दफ्तर में कदम रखते ही ठंडी ठंडी सांसें भरने लगते। जो लोग वक्त से पहले ऑफिस पहुंच जाते, उनकी निगाहें काम के दौरान भी बार बार उन दिनों की तरफ उठती रहती, जिससे गुजर कर वो अपने कमरा खास तक जाती थी। 2-4 सरफिरे नौजवानों ने बाकायदा उससे इश्क करने की कोशिश भी शुरू कर दी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। करदार के मामले में वो इतनी ही सख्त और दलेर वाकया हुई थी कि एक रोज उसने भरे दफ्तर में अर्जुन नामी एक बांके सजीले नौजवान के गिरेबान पर हाथ डाल दिया था। बात जब शंकर पांडे तक पहुंची तो उसने खरे खाट अर्जुन की छुट्टी कर दी, हालांकि वो बड़े काम का आदमी था। उस वाकये के बाद से अमले के दूसरे तमाम मंचले नौजवानों ने कोमल वर्मा से मोहब्बत का इजहार करने से तौबा ही कर ली। कुछ लोगों का ख्याल था कि अर्जुन कोमल वर्मा को आसानी से माफ नहीं करेगा, लेकिन इस किस्म की कोई नौबत नहीं आई, बल्कि उसके बरअक्स वो कोमल वर्मा को जहां भी देखता था हाथ जोड़कर प्रणाम करना नहीं भूलता। मुझे ये तमाम बातें मिस्टर टोनी और देगर जराए से एक एक करके मालूम हुई थी। कंपनी में उसकी रेपुटेशन बुरी नहीं थी। वो बेहद नेक और मिलनसार किस्म की लड़की वाकया हुई। अर्जुन वाले वाकये के तीसरे रोज उसने खुद जयशंकर पांडे से विनती की थी कि उसे मुलाजमत पर वापस बुला लिया जाए, लेकिन जयशंकर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो एक बाअसूल शख्सियत का मालिक था और एक बार जो फैसला कर लेता उस पर सख्ती से अटा रहने का आदी था। अर्जुन के साथ पेश आने वाले वाकये के बाद से अमले के अफराद कोमल वर्मा से खौफजदा रहने लगे, लेकिन ये फिजा ज्यादा दिनों तक बरकरार न रह सकी। कोमल वर्मा ने शायद उनके दूर दूर रहने की वजह समझ ली थी, इसलिए वो खुद उनके साथ जाकर उठने बैठने लगी और फिर उसे अमले के अफराद में मिलनसार समझा जाने लगा। अलबत्ता ये बात सबको मालूम थी कि वो करदार के मामले में किसी आहनी चट्टान से कम नहीं थी। चुनाचा सब उसके साथ खुलकर बातें करते थे, लेकिन अर्जुन वाले वाकये के बाद किसी ने भी कोमल वर्मा के सामने अजहार इश्क करने की जिसारत नहीं की थी। टोनी ने कोमल वर्मा की अगवा की इतला गोदाम नंबर 4 पर ही फोन से दी थी और मैंने अपने गोदाम में फोन का जाल बिछाया था ताकि इमरजेंसी आने की सूरत में भाग दौड़ ना करनी पड़े और हर गोदाम पर हिमा वक्त एक गोदाम कीपर मौजूद रहता था। वक्त पड़ने पर उससे बाआसानी राब्ता कायम किया जा सके। मैं आंधी और तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ गोदाम के इलाके में दाखिल हुआ, जिसे चारों तरफ से मोटे मोटे लोहे के जाल और खारदार किस्म की ऐसी सलाखों से महफूज कर दिया गया था कि वहां किसी का दाखिल होना नामुमकिनात में से ही था। उस अहाते के 2 फाटक थे, एक दाखिली और एक खारजी। मैं उस वक्त खालवी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मसला चौकीदार ने दूर से ही मेरी गाड़ी पहचान कर बड़ा फाटक खोल दिया था। हस्बे तवक्का मास्टर टोनी मुझे गोदाम नंबर 4 के बाहर ही टहलता हुआ मिल गया और मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी जानब लपका। मुझे पूरा यकीन था बास कि आप यहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे। क्या कोमल वर्मा को यहाँ तक लाने की खबर किसी और को तो नहीं हुई? मैंने गाड़ी से नीचे उतरते हुए मध्यम आवाज में पूछा। मैं उसे बंद वैन में लाया था बास, और इसलिए किसी के देखे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या वो आसानी से तुम्हारे काबू में आ गई? जी हाँ, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे एक आदमी ने पो फटने से पहले ही उसकी गाड़ी के 2 पहियों वाले पेच ढीले कर दिए थे और उसके बाद वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। घर के निकलने के 1 फरलांग बाद ही उसकी गाड़ी रोककर पहियों को देखा और जिनकी आधी हवा निकल चुकी थी वो बुरी तरह तलमला रही थी। जब हमने करीब पहुंचकर उसे बैठने की पेशकश की तो उसने बड़ी खुशी से कबूल कर ली। मैं और अपने दूसरे साथी को स्पोर्ट्स कार्ड के करीब ही उतार दिया और हदायत कर दी कि उसमें हवा भरवा कर जयशंकर कंपनी छोड़ आए। तो तुम्हें यकीन है कि उसे तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ था? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली बास, जिंदगी गुजारी है उसी दहशत की स्याही में। और वो मूड में आकर बोला, और टुंडे आदमी से किसी को भी क्या खतरा लाहक हो सकता है? क्या उसने यहाँ आने के बाद भी किसी किस्म का रद्द अमल नहीं किया? और फिर मैं उस कमरे में पहुंच गया जहां इस वक्त कोमल वर्मा किसी कुर्सी के साथ बंदी खामोशी से बैठी थी और मैं उसके सामने गया
तो वह मुझे देखकर एक लम्हे को शशदर रह गई। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने बड़ी संजीदगी से दरियाफत किया। उसके लबो लहजे में कोई खौफ नहीं था। वो बड़ी मुतमईन नजर आ रही थी। सिर्फ तुम्हारी असलियत जानने के लिए। मैंने उसे दीदा निगाहों से घूरते हुए कदरे दुष्ट आवाज में जवाब दिया। ओह, उसके लबों पर एक मैनी खेत सा तबस्सुम लहरमाया। तुम मेरी असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे आदमी भी धोखा खा गए। मैं कोमल वर्मा नहीं, मोहिनी हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो कोमल वर्मा को फोन करके मेरी बयान की तस्दीक कर लो। मैंने उसे कहर आलू निगाहों से देखा और रसूल उठाकर जे कंपनी के नंबर डायल करने लगा। और फिर इस वक्त रसूल मेरे हाथ में छूटते छूटते रह गया जब दूसरी जन्म से भी कोमल वर्मा की आवाज सुनाई दी और मैंने उसे अपना नाम बताया तो वह जल्दी से बोली, पांडे जी का एक जरूरी पैगाम है आपके लिए। मैं आपको आपके दफ्तर के नंबरों पर राब्ता करने की कोशिश कर चुकी हूँ। कोई खास पैगाम? मैंने संजीदगी से पूछा। जी हाँ सर, पांडे जी आप सेहतमंद होने की खुशी में कल रात शीरीन में डिनर दे रहे हैं और आपको खास तौर पर इनवाइट करने को कहा है। प्लीज आइएगा जरूर। पांडे जी ने दफ्तर से जाते जाते मुझे दोबारा आपके सिलसिले में रिमांड कराया है और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रसूल रख कर फिर कुर्सी से बंधी लड़की को देखने लगा जो हूबहू कोमल वर्मा ही नजर आ रही थी और मेरी निगाहें धोखा नहीं खा रही थी। उसके चेहरे के नकूश, उसका रंगो रूप, उसकी आवाज और बोलने का अंदाज सब कुछ कोमल वर्मा जैसा ही था। फिर अचानक एक ख्याल मेरे जहन में बड़ी सूरत से उभरा। केस कोमल वर्मा, कालका और लेडी मकलानस एक ही शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप तो नहीं? वो सिचुएशन ही ऐसी थी जिसने मेरे जहन के तमाम चूल्हे हिला कर रख दी। कोमल वर्मा का एक ही वक्त में दो जगह मौजूद होना मेरे लिए हैरान कुन था। एक मेरे सामने कुर्सी पर बंधी बैठी थी, अजीब मैनीखेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी, और दूसरी ने सुबह फोन पर जे शंकर पांडे के जिश्न सेहत के लिए डिनर में शिरकत की दावत दी थी। और मेरे जहन में मुतअद्दिद सवालात उभर रहे थे। जे शंकर पांडे का हौलनाक एक्सीडेंट से बच जाना ताज्जुब खेज अमर था। वो किसकी शख्सियत थी जिसने बर वक्त पांडे को गाड़ी के मुकम्मल तबाह होने से पहले ड्राइविंग सीट से उठाकर बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया था? शंकर नामी शख्स के पीछे किसका हाथ काम कर रहा था जिसने चिता की आग में जलकर भस्म हो जाने के बावजूद सराज को फोन करके ये इत्तला दी थी कि वह मरने के बावजूद जिंदा है और उसकी बदरू जो चाहेगी वही होगा। यही बात उस शख्स ने जे शंकर पांडे से की थी जिसने इतने फुटपाथ से उठाया था, और उसने भी पांडे को अपना नाम शंकर ही बताया था और वही बात कही थी जो फोन पर सराज को कही गई। वो शंकर नामी शख्स कौन था? क्या शंकर की बदरू वाकई अभी तक दुनिया में भटक रही थी या उसके पीछे भी कोई पुरअसरार हाथ था जो मुख्तलिफ शख्सियतों से एक ही बात कहलवा रहा था? और वो कोमल वर्मा कौन थी जिसने अशोक के फ्लैट पर मेरे मेकअप में जाने की इतला दी थी? कोमल वर्मा की मां ने फोन पर यही बताया था कि उसकी दो जुड़वा और हम शक्ल लड़कियां थी जिनसे मोहिनी नामी लड़की छत से गिरकर हलाक हो गई, लेकिन उसने सराज से किसी मोहिनी के सिलसिले में कतई इनकार कर दिया। और उसने ऐसा क्यों किया था? कुछ ऐसी ही सूरत पांडे के बयान से भी सामने आई और उसने सराज को बयान दिया कि एक्सीडेंट के बाद शंकर नामी आदमी उससे मिला था, लेकिन जब मैं पांडे की खैरियत दरियाफत करने अस्पताल गया तो पांडे ने सिरे से ही इस बात से इनकार कर दिया कि उसने मुझसे कहा था कि शंकर नामी किसी शख्स का नाम वो पहली बार मेरी जुबान से सुन रहा था और उसका कौन सा बयान दुरुस्त था और कौन सा गलत। पांडे की गाड़ी को किसी हादसे से 2-4 करने और फिर उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लेने में क्या मसरत थी? क्या कोमल वर्मा की शख्सियत महज एक खिलौने जैसी थी जिसे कोई पुरअसरार कुव्वत अपनी मर्जी से चला रही थी? वो और पुरअसरार कुव्वत कौन थी? शंकर, कालका या फिर लेडी मकलानस? मेरे ज़हन में एक आखिरी सवाल बड़ी तेजी से उभरा, और अगर वो गाड़ी कोमल वर्मा ही की थी जिससे मोहिनी को अगवा किया गया तो फिर कोमल वर्मा किस गाड़ी में दफ्तर पहुंची थी? मैंने कुछ सोचकर दोबारा जे शंकर पांडे से राब्ता कायम किया और इस बार कोमल वर्मा की बजाय किसी मर्द की भारी आवाज सुनाई दी। मुझे कोमल वर्मा से बात करनी है। सॉरी, आज वो दफ्तर नहीं आई। क्या पांडे जी मौजूद हैं? जी नहीं, वो अभी तक घर पर आराम कर रहे हैं। आई सी, मैंने संजीदगी से पूछा। क्या कोमल वर्मा ने छुट्टी की कोई दरख्वास्त भेजी थी या दफ्तर ना आने का फोन किया था? उसने एक रोज पहले ही अपनी छुट्टी मंजूर करा ली थी। वैसे बाय द वे आप कौन सा बोल रहे हैं? और मैंने कोई जवाब देने की बजाय रसूल वापस क्रेडल पर रखकर
रख दिया और फिर मास्टर टोनी को अलहदा बुलाकर उसको हदायत की कि वो डीएसपी सिराज को फौरी तौर पर फोन करके बुला ले। टोनी और कुछ और जरूरी हदायत देने के बाद मैं दोबारा कोमल वर्मा या मोहिनी के सामने जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है मिस्टर शहबाज खान, तुम किन विचारों में गुम हो? उसने बेपरवाही से दरियाफ्त किया। मैं तुम्हें क्या समझूं? मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। कोमल वर्मा या मोहिनी, जो तुम्हारे मन में आए, मेरी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराने लगी। मैंने तुम्हारी हैसियत की तस्दीक की खातर जे शंकर कंपनी को पहला फोन किया था और उसे कोमल वर्मा ने ही रसूल किया था। फिर क्या अब भी तुम मुझे मोहिनी मानने को तैयार नहीं? दूसरी बार फोन पर मुझे बताया गया है कि आज कोमल वर्मा छुट्टी पर है और जिसकी मंजूरी उसने एक दिन पहले ही हासिल कर ली थी। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। क्या तुम साफ गोई से काम नहीं ले सकती? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मोहिनी हूँ। मोहिनी नहीं बल्कि उसकी बदरू। मैंने तस्दीक की और तुम्हारी माँ की एक बयान के मुताबिक तुम छत से गिरकर हलाक हो चुकी हो। लेकिन जब तुम्हारे मित्र पुलिस अफसर ने मेरे माताजी से मुलाकात की थी तो उन्होंने मोहिनी के वजूद से ही इनकार कर दिया। वो बेपरवाही से बोली, तुम शायद इसी उलझन का शिकार हो। क्यों? हाँ, दरअसल माताजी को मैंने मना किया था कि वो जुड़वा बहनों का जिक्र दूसरी बार किसी से ना करें और इसी कारण उन्होंने सरार से कहा था कि मोहिनी नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। चलो माने लेते हैं, लेकिन दो सवाल अभी बाकी हैं। वो क्या? वो लड़की कौन थी जिसने मेरी पहली कॉल कोमल वर्मा की आवाज में रिसीव किया था जबकि कोमल वर्मा छुट्टी पर हैं? तुम बच्चों जैसी मूर्ख बातें कर रहे हो। उसने अपनी नहीं बल्कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। जब तुम मुझे मोहिनी की भटकती हुई आत्मा मान चुके हो तो फिर ये भी जान लो कि आत्माओं की शक्ति महान होती है। वो जो रंग जो रूप चाहे धार सकती हैं। क्या अशोक और शीतल को भी तुम्हारी शक्ति ने तारलोक सुधारने की खातर गला घोट कर मारा था? हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। वो अचानक संजीदा हो गई। परंतु तुम इस कारण जानने की कोशिश नहीं करोगे। मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? तुम बिजनेस में आने से पहले एक आला पुलिस अफसर भी रह चुके हो। क्यों? क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, मैंने संजीदगी से पूछा। क्या अशोक से तुम्हारी दुश्मनी थी या फिर उसने तुम्हारे साथ? तुम किस्मत के धनी हो शहबाज खान। वो मेरा जुमला काट कर बपरे हुए लहजे में बोली। एक छाया है जो तुम्हारी सहायता कर रही है, लेकिन जिस दिन भी उस छाया का जाल टूट गया वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। क्या मैं ये समझूं कि इस वक्त तुमने कोमल वर्मा के सुंदर शरीर पर कब्जा जमा रखा है? मैंने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की और मुझे सिराज की आमद तक उसे रोके रखना था ताकि कोमल वर्मा के मामले को हल किया जा सके। नहीं, मगर मैंने ये रूप तुम्हारे ही कारण धारा है ताकि मास्टर टोनी को मुझे अगवा करते वक्त कोई अचंभा ना हो। उसने तलमलाकर कहा। वैसे तुमने मास्टर टोनी को दरमियान में लाकर अच्छा नहीं किया। वो गरीब तो पहले ही तुम्हारी नमक हलाली में अपना एक हाथ से महरूम हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कालका की महान शक्ति हो जो इसकी मोहिनी के नाम से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? मेरा लहजा मैनी खेज था। जवाब में उसने बस एक पल के लिए मुझे अजीब सी निगाहों से देखा और फिर सपाट आवाज में बोली, कालका? मैं नहीं समझती कि तुम किस कालका की बात कर रहे हो। वही जिसने मेरी खातर शंकर को नागरानी बनकर डस लिया था। नहीं, मैं किसी भी कालका को नहीं जानती। लेडी मकलानस के बारे में तुम क्या जवाब दोगी? मैंने उसे खरीदने की खातर दूसरा रुख इख्तियार किया। ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, उसने तेजी से जवाब दिया। और पिंडत बंसीदार मैंने एक और दाव आजमाया और वही जिसे शंकर अपना गुरुदेव समझता था। जब मैं शंकर को ही नहीं जानती तो फिर पिंडत बंसीदार को कैसे जान सकती हूँ? फिर मैंने पुलिस अफसराना लहजे में सवाल किया, तुम ये सब खेल तमाशे क्यों कर रही हो? तुम्हें नष्ट करने की खातर उसकी आंखों में मेरे लिए हकारत थी। मेरी जात से तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा है? समय आने दो। उसने बदस्तूर नफरत का इजहार किया और सारी घटनाएं एक एक करके खुल जाएंगी। कोमल वर्मा के सर्विस ज्वाइन करने से पहले जे शंकर नाम की कंपनी से 2-4 लोग ही वाकिफ थे, लेकिन आज हर सीमत उसकी जय जयकार हो रही है। क्या इसमें भी तुम्हारा हाथ है? और अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी इसरार महान आत्मा उस टेंडर के सिलसिले में पांडे जी की सहायता क्यों नहीं कर सकी, जिसकी वजह से तुम्हारे मनहूस चैलेंज ने मुझे मेरे बाप के साय से महरूम कर दिया और मैंने उसे हकारत भरी नजरों से देखा। तुम तो अभी थे पागल हो गए, बेअक्ल हो गए हो, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली। अभी तो खेल शुरू हुआ है महाराज। तुम्हारी दुश्मनी अगर मुझसे है तो फिर तुम
अपनी महान शक्ति को मेरे खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करती? कहा ना भोलेनाथ कि कोई छाया है जिसने तुम्हारे चारों ओर एक मंडल खींच रखा है, परंतु अब उसके टूटने के दिन करीब आ रहे हैं। मुझे घूरते हुए बोली, महान शक्तियां एक न एक दिन तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। वो शुभ दिन कब आएगा? और मैंने उसकी बात का मस्का उड़ाते हुए अपनी संदली अंगूठी की जानब किन अखियों से देखा। तुम्हें ज्यादा देर उस शुभ दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर बोली, प्रेम और युद्ध में सब चलता है। हम तुम्हारे हाथ पैर के इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम सारा जीवन बेअक्ल रहोगे। क्या तुम दिन में भी सपना देखने की आदी हो? मैंने उसका मजाक उड़ाया और फिर अपनी दस्ती घड़ी की जानब देखा और मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना वक्त गुजर चुका था कि सिराज वहां किसी भी लम्हे पहुंच सकता था। तुम्हें शायद अपने मित्र सिराज का इंतजार है, क्यों? उसने मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो, वो बस पल दो पल में आने ही वाला है। अच्छा है, मेरी शक्ति का चमत्कार देखकर उसे फिर से कुछ भोली बसरी बातें दिया आ जाएंगी। मोहिनी की या काम कोमल वर्मा ने गलत नहीं कहा था। और उसका जुमला पूरा होते ही सिराज अपने दो मातहतों और मास्टर टोनी के साथ गोदाम कीपर के कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन कुर्सी से बंदी लड़की को देखते ही वो इस अंदाज में चौंका जैसे उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े हों, और फटी फटी नजरों से वो कोमल वर्मा या मोहिनी को देखे जा रहा था। उसके मातहतों की हालत भी उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर शहबाज? उसने ताज्जुब खेद अंदाज में कहा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या मतलब? इस बार मैं चौंका था। टोनी के जरिए मिलने वाली इतला के बाद मैं सीधा कोमल वर्मा से मिलने उसके घर गया था और अभी उससे मिलने के बाद सीधा इसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन मैं कोमल वर्मा नहीं हूँ, श्री सिराज, और मेरा शुभ नाम मोहिनी है। मोहिनी? सिराज ने हैरत से उसके नाम को दोहराया और फिर अचानक उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। उसने मोहिनी को तेज नजरों से घूरते हुए कहा, अगर तुम मोहिनी हो तो फिर यकीनन तुम कानून की निगाहों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो। तुम मरी नहीं थी बल्कि जिंदा हो। तुम किस कानून की आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बेपरवाही से बोली, कानून तो पहले ही हंदा होता है, धूल झोंकने से उसे क्या नुकसान होगा? रही तुम्हारी दूसरी बात कि मैं जिंदा हूँ, तो इस बात को अपने मन और ध्यान से दोनों से खुर्च कर निकाल दो, इसलिए कि मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ जिसने कोमल वर्मा का रूप धार रखा है। लेकिन तुम्हारी माँ का बयान है कि उस बयान के चक्कर में अपने समय बर्बाद मत करो। उसने सिराज को घूरते हुए कहा, अगर तुम कानून की रक्षा करते हो तो अपने मित्र शहबाज खान से पूछो कि मुझे किस जुर्म में अगवा कराया गया। तुम्हारी असलियत जानने के लिए मेरी बजाय सिराज ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, और अब तुम कानून के कब्जे में आ चुकी हो तो हम इस बात की तस्दीक बआसानी कर सकेंगे कि कोमल वर्मा और तुम्हारे हम शक्ल होने का असल चक्कर क्या है, और तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। अच्छा, वो अजीब से पुर असरार अंदाज में मुस्कुराई कि तुम्हें उम्मीद है कि तुम अपने इरादे में कामयाब हो जाओगे, इसे हथकड़ी पहना दो। सिराज ने अपने एक माताहत से, जिसकी वर्दी पर 2 सितारे चमक रहे थे, तो हकमाना अंदाज में कहा, और फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर सब ही हैरतज़दा रह गए। जिन रस्सियों से मोहिनी या कोमल वर्मा को जकड़ कर रखा गया था, वो कच्चे धागे की मानद तड़तड़ाकर टूट गई और वो मुस्कुराती हुई कुर्सी से उठी और सिराज के करीब जाकर बोली, अगर लोहे के कंगन मेरे हाथ में पहनाने हैं तो फिर मैं इसे तुम्हारे हाथों से पहनना पसंद करूंगी। सिराज, जिसकी आंखों से हैरत और तअज्जुब के मिले जुले तासरात अया थे, उसने बमुश्किल तमाम सब इंस्पेक्टर के हाथ से हथकड़ी लेकर उसे मोहिनी के हाथों में डालकर बंद कर दिया। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि सिराज ने वो हरकत किसी मामूल की जैसे अंदाज में की थी। अब तुम मुझे कहां ले जाओगे? उसने सिराज की आंखों में आंखें डालकर बड़ी मासूमियत से पूछा। सरकारी मेहमान खाने में, सिराज संभल कर बोला, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त भी खौफ के साए लड़ रहे थे। क्या यही कुछ ले देकर फैसला नहीं हो सकता? वो अजीब अंदाज में मुस्कुराकर बोली। शट अप, सिराज ने गर्ज कर कहा, ज्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश मत करो मिस्टर सिराज। यकलख्त उसका लहजा पूर्ण असरार और शफाक हो गया। जब तुम्हारे मित्र शहबाज खान ने मास्टर टोनी को दूर ले जाकर उससे बातें की थी और मैंने अपनी शक्ति के जोर से उन बातों को सुन लिया था, मुझे भी तुम्हारा यहाँ पहुँचने का इतना ही इंतजार था जितना मिस्टर शहबाज को। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने आखिरी जुमला फिर तंजिया अंदाज में कहा था। क्या कहना चाहती हो? सिराज के लबू लहजे में अब वो घन गर्ज नहीं थी जो शट अप कहते वक्त पैदा हुई थी। कोमल वर्मा से दूर ही रहो, मोहिनी का चक्कर मन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। उसकी आवाज में एक तरह की तंबीह थी।
मुझे खौफजदा या डराने की कोशिश कर रही हो। सोच लो, अभी समय तुम्हारे हाथ में है, और अगर ये समय निकल गया तो फिर मुझे देवी देवताओं के चरणों में एक और भीड़ और चढ़ानी पड़ेगी। जो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारी भीड़ चढ़ाने का नंबर नहीं आया। मैं तुम्हारी ये शर्त मान सकता हूँ, स्वराज ने थूक निकलते हुए जवाब दिया, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि इन सब खेल तमाशों में तुम किस हैसियत से अपना पार्ट अदा कर रही हो। जिस कहानी में सस्पेंस हो, अगर उसका भेद खुल जाए तो फिर उसके अंत का सारा स्वाद खराब हो जाता है। क्या मतलब? घबराओ नहीं, मेरी बातों का मतलब बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगा। उसने टोनी की सिमत एक नजर डालकर स्वराज से कहा और फिर चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिल यकीन हद तक हैरत अंगेज था। जमीन पर गिरते ही उसके बदन से आग के खौफनाक शोले बुलंद होने लगे। उन शोलों की लपेट में होने के बावजूद उसके भयानक कहकों की आवाजें पूरे गोदाम में सदाई बाज गश्त बनकर गूंज रही थीं। और फिर वो आग सर्द पड़ गई और वहां राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था, जिसके दरमियान लोहे की मजबूत हथकड़ी पड़ी हुई थी। हम सब जैसे गंग होकर रह गए और फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और राख को अपने साथ उड़ाकर ले गया। स्वराज कुछ ऐसे ही अंदाज में एक कुर्सी पर बैठा था, जैसे अगर वो कुछ देर और खड़ा रहता तो चकरा कर गिर भी सकता था। उसके दोनों मातहतों के चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही थी। मास्टर टोनी, जो बड़े मजबूत असाब का मालिक था, इस वक्त वो भी अपनी जगह खड़ा बैद मजनू के दरख्त की तरह कांप रहा था और मेरी कैफियत भी दूसरों से कम नहीं थी। काफी देर तक हर शख्स गुमसुम और तस्वीरें हैरत बना रहा और फिर स्वराज ही ने गुफ्तगू की पहल की। मिस्टर शहबाज, आप भी एक पुलिस अफसर रह चुके हैं, क्या कानून और ऐसे शोबदों का कोई हल निकाला जा सकता है? मिस्टर स्वराज, मैंने स्वराज की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि आप कोमल वर्मा के घर होते हुए यहाँ पहुंचे थे। हाँ, उस वक्त वो घर पर ही थी और बड़ी गर्मजोशी और मिलनसारी के अंदाज में उसने हमारा इस्तकबाल किया था और आपने उससे मोहनी के बारे में भी कोई सवाल किया था, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी खूबसूरती से बात टाल गई। एक हैरत अंगेज बात और भी है बास, मास्टर टोनी संजीदगी से बोला। उसकी वो गाड़ी भी घर पर ही खड़ी थी जिसे मेरे दूसरे साथी ने हवा भरवाने के बाद जयशंकर कंपनी के बाहर छोड़ा था। क्या आप मुझे हालात की तफसील बताना पसंद करेंगे? स्वराज ने सर्द मुर्दा सी आवाज में मुझसे कहा और जब मैंने पूरी तफसील दोहराई और 2 बार जयशंकर कंपनी के नंबरों पर गुफ्तगू करने का जिक्र किया तो स्वराज की बेचैनी और हैरत दो चंद हो गई। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? स्वराज ने बड़ी बेबसी से मुझसे सवाल किया। क्या इन तमाम बातों का जो इस वक्त रूनुमा हुई हैं, ज़ाब्ते के तहत तहरीर में लाना पसंद करते? इससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर मैं क्या करूं? उसने हाथ मलते हुए कहा। सवाए सब्र के और किया भी क्या जा सकता है, और जो कुछ हुआ उसे सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखें, वरना ऊपर वाले बड़े अफसरान भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन नादर खान साहब की मौत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उसके अलावा राख बनकर गायब हो जाने से पहले वो ये भी कह गई है कि उस बदबख्त को अपने देवताओं के कदमों में 2-4 कुर्बानियां और पेश करनी है। उसने गलत नहीं कहा। मैं होंठ काटते हुए बोला, मैं आपसे पहले भी इस अंदेशे का इजहार कर चुका हूं कि वाले साहब के बाद अब गंदी और तागूती कुव्वतें मेरी माँ को अपना निशाना बनाने की कोशिश करेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद मैंने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया और अपने होंठ को बड़ी सख्ती से दांतों तले भींच लिया। कानून के मुहाफिजों की मौजूदगी में अगर मैं ये कह जाता कि माँ के इंतकाल के बाद मेरे सब्र का पैमाना लबराज होकर छलक उठेगा और इंतकाम की आग मुझे अंधा करके जवाबी कार्रवाई पर मजबूर कर देगी, मैं भी अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारूंगा, जिसमें 2-4 बेगुनाह भी लपेट में आ सकते थे, तो स्वराज और उसके दोनों मताहत मेरी बात की गवाह बन जाते और मैंने बड़े जबत से काम लिया था। वरना इस बात का खतरा मुझे पहले से भी था कि जो कुव्वतें मेरे बेगुनाह बाप का साया मेरे सर से उठा चुकी थी, वो मुझसे मेरी ममता भी छीन लेने से भी दरेग नहीं करेंगी। कंबल पोस्ट और सफेद रेश बुजुर्ग ने भी यही कुछ बातें मुझे इशारों किनारे में बताने की कोशिश की थी, और उसके अलावा मुझे फोन पर इस बात की धमकी भी मिल चुकी थी कि वो नापाक कुव्वतें मुझे बर्बाद करने के दर पे थी। शायद वो नरिंदर लाल की मौत का इंतकाम लेने की खातिर मेरे खिलाफ बरसरे पिकार हो गई थी, लेकिन हैरत सिर्फ इस बात की थी कि अभी तक उन कुव्वतों ने खुद को अंधेरे में रखा हुआ था। सिर्फ कोमल वर्मा की वाहद जात हर अव्वल दस्ते में नजर आ रही थी, लेकिन मैं समझ रहा था कि वो
बजाते खुद कुछ भी नहीं, उसे पुरअसरार कुव्वतें महज एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और मेरे जहन में एक बार फिर वही कुव्वतें और उनके मकरू चेहरे उभरने लगे, जिनका जिक्र मैं अपनी दास्ताने हयात में करता रहा हूँ। 2 रोज बाद सिराज मुझे लेकर जे शंकर कंपनी पहुंच गया और मैंने उसे मना करने की कोशिश भी की। मेरा ख्याल था कि पांडे का पेश आने वाले वाकयात से दूर का भी कोई तल्लुक नहीं, जबकि सिराज का कहना था कि खाना पूरी कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं। वो पुलिस के नुक्ता निगाह से इस बात को जानने के लिए मुस्तरब था कि अगर पांडे इन मामलात में मुलव्वस है तो किसी हद तक वो कोमल वर्मा के बारे में भी ऐसी मालूमात जरूर रखता होगा जिसका जिक्र उसने पहले कभी नहीं किया था। बहरहाल मैं सिराज के बेहद इसरार पर उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया और उस बहाने में कोमल वर्मा को एक बार फिर करीब से देखने का ख्वाहिशमंद था। पांडे उसी रोज दफ्तर आया और हमने उसे अपने आमद की इत्तला दिलवाई तो वो खुद ही दरवाजे पर हमारे इस्तकबाल के लिए आ गया। उसने हम दोनों के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और सिराज के कहने पर काफी मंगवा ली, जिसे एक मुलाजम कोमल वर्मा के साथ लिए अंदर दाखिल हुआ और मैंने कोमल वर्मा को गौर से देखा। वो हूबहू उस लड़की से मिलती जुलती थी जिससे मास्टर टोनी ने मेरे कहने पर अगवा किया था। कोमल वर्मा के चेहरे पर बला की शगुफ्तगी और ताजगी थी। बज़ाहिर वो बहुत मासूम नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी कोई अलामत मौजूद नहीं थी जिसकी बिना पर उसके बारे में ये तस्वर भी किया जा सकता कि असल मामला से उसे दूर का भी उसे कोई तल्लुक हो। और अगर वो वाकई खुद को दीदा दानिस्ता मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही थी तो यकीनन एक कामयाब अदाकारा कही जा सकती थी। काफी खुद कोमल वर्मा ने हमारे साथ बैठकर तैयार की थी और फिर वो प्यालियां हमारे सिमत बढ़ाने के बाद जाने की खातर उठने की कोशिश कर रही थी कि सिराज ने उसे रोकते हुए कहा, आप कुछ देर के लिए तशरीफ रखें, मुझे आपसे कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है, फरमाइए। और वो दोबारा अपनी जगह पर संभल कर बैठ गई। क्या आपकी कोई जुड़वा बहन भी थी जो छत से गिरकर हलाक हो गई थी? जी नहीं। क्या आप मोहिनी नामी किसी ऐसी लड़की से वाकिफ हैं जिसकी शक्ल आपसे हैरत अंगेज तौर पर मिलती है? जी नहीं, कोमल वर्मा ने निहायत सादगी से जवाब दिया, और मैं मोहिनी नामी किसी लड़की से वाकिफ नहीं हूँ। जरा सोच कर बताइए कि आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसमें आपकी अपनी मर्जी को दखल ना हो? मैं आपके सवालों का मतलब नहीं समझी। 2 रोज पहले आप गालबन छुट्टी पर थीं। सिराज ने अगला सवाल किया। जी हाँ, छुट्टी लेने की कोई खास वजह? छुट्टी केवल आराम करने या किसी जाती काम के लिए ही ली जा सकती है। वो एक मखसूस मगर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराकर बोली, लेकिन मैंने परसों माता जी के जन्मदिन के कारण छुट्टी ली थी। क्यों? क्या आइंदा मुझे किसी कानून के तहत आपसे परमिशन लेकर छुट्टी करनी होगी? जी नहीं, सिराज ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ देर बाद जब वो कमरे से चली गई तो पांडे ने बराह रास्त सिराज को मुखातब किया। मेरा ख्याल है कि आप लोग यहाँ सिर्फ मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आए होंगे। असल वजह यही थी मिस्टर पांडे, लेकिन मैंने सोचा कि इसी बहाने आपकी लेडी सेक्रेटरी से भी दो बातें हो जाएं। एक बात पूछूं मिस्टर सिराज, फरमाइए, कि आप मेरी सेक्रेटरी पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं? पांडे ने संजीदगी से सवाल किया। हालात ही कुछ ऐसे हैं, अगर मेरी जगह आप होते तो शायद मुझसे ज्यादा परेशान हो जाते। सिराज ने मोहिनी के बारे में मुख्तसर तफसील बताते हुए कहा। आई सी, पांडे ने संजीदगी से कहा, मुझे तो ये कोई पुरअसरार फिल्मी कहानी जैसी बातें लगती हैं। हालांकि इस कहानी का एक किरदार आप खुद हैं। क्या मतलब? पांडे ने चौंकते हुए हैरत से पूछा। डियर मिस्टर पांडे, सिराज ने बेतकल्फी से कहा, क्या यह दुरुस्त नहीं कि कोमल वर्मा के आने से पहले आपकी कंपनी खसारे में जा रही थी, जब आपका शुभ नाम हर जगह जाना पहचाना जा रहा था? हाँ, इस बात में इनकार नहीं करूंगा, पांडे ने कहा, और उसके कदम हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। इसलिए शायद आपने दफ्तर आई लक्ष्मी को खुश करने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार भी बतौर तोहफा दे दी थी। हाँ, ये भी दुरुस्त है, पांडे ने एक बार फिर इकरार किया, और उसके कदम हमारी साख बनाने में बड़ी ही बागवान साबित हुए हैं। और सुनाइए पांडे जी, आपकी तबीयत कैसी है? मैंने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए पूछा। भगवान की दिया है, उसी की कृपा से बच गया, वरना अब तक तो मेरी चिता की राख भी दरिया में बहाई जा चुकी होती। खुदा न करे कि ऐसा हो, मैंने जल्दी से कहा। अभी तो आपको मेरे लिए अभी जिंदा रहना होगा। जरूर जरूर, अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए खिदमत तो मुझे आपकी करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने कारोबार के अच्छे बुरे की खातिर आपसे मशवरा हासिल कर सकता हूँ।
मैं उसके लिए भी हर वक्त हाजिर हूँ। कुछ देर बाद और सराज और पांडे से इजाजत लेकर वापस होने के इरादे से उठ गए और मेरा ख्याल पहले भी यही था कि पांडे का उन मामला से कोई तलक नहीं होगा। और मैंने सराज से कहा, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और ही है। वो क्या? पांडे और कोमल वर्मा के दरमियान कोई न कोई ताल्लुक ऐसा जरूर है जो अभी तक हमारी निगाहों से उज्जवल है। कोई खास वजह? स्पोर्ट्स कार ही क्यों? सराज ने बाल की खाल निकालते हुए कहा। पांडे अगर उस लड़की से मुतासर हो गया था या दौलत की पूंजी समझ रहा था तो उसे तनख्वाह या ओहदे में भी खातर ख्वाह अजाफा कर सकता था। स्पोर्ट कार जैसी कीमती चीज का तोहफे में दे देना कोई न कोई मायने जरूर रखता है। मसलन हमें उसकी वजह मालूम करने की खातर अभी कुछ और भाग दौड़ करानी पड़ेगी। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी, मैंने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। तमाम रास्ते स्पोर्ट्स कार ही सराज के जहन में रह कर सर उबारती रही और फिर जब उसने मुझे मेरे दफ्तर के सामने खींचकर खुदा हाफिज कहा तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन ये इत्मीनान ज्यादा देर बरकरार न रह सका। दफ्तर पहुंचते ही मुझे लेडी मकरानस की कॉल रिसीव हुई। अब आप कैसी हैं? मैंने अजराह हमदर्दी एक आम सा सवाल किया। मैं खैरियत से हूँ, लेकिन तुम्हारी खैरियत से ज्यादा मुतमिन नहीं। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें फोन पर नहीं समझा सकती। लेडी मकलानस ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा मशवरा मानो तो अपनी माँ को लेकर जितनी जल्दी मुमकिन हो लंदन वापस आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वालिद साहब के बाद अब गंदी कुव्वतें मेरी माँ के लिए घात लगाए बैठी होंगी। मैं फिलहाल कोई पेशगोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ। उसने अपनी मजबूरियों का इजहार किया। आप जैसी पुर इसरार और हैरत अंगेज कुव्वतों की मालक और मजबूरी, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। बात मुझे अजीब सी मालूम होती है। फिलहाल मैं तुम्हें एक ही मशवरा दे सकती हूँ मेरे अजीज, लेडी मक्कलान से बड़ी संजीदगी से कहा। तुम और मिस्टर सराज दोनों कोमल वर्मा या मोहनी से दूर ही रहो तो बेहतर है। दूसरी शक्ल में तुम्हें भारी नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे। और इस वक्त भी तुम दोनों ने पांडे के दफ्तर जाकर और उसकी सेक्रेटरी को खरीदने की जो कोशिश की है वो भी नामुनासिब थी। आईसी, मैंने ताज्जुब का इजहार किया। गोया आपको हमारी एक एक मिनट की खबरें मिल रही हैं। हाँ, शायद तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते। मैं अपनी हैरत अंगेज कुव्वतों से जो मुझे गार्ड कमेंट की तरफ से तोहफे में मिली हैं, खला के इस बार भी सब कुछ देख और सुन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर नहीं झांक सकती। मैं कोमल वर्मा या मोहनी के चक्कर में नहीं पड़ा मैडम, मैंने चबहौन चबाते हुए जवाब दिया। पहल उन्हीं लोगों ने की थी। उसके बावजूद मैं तुम्हें खास तौर पर उनसे दूर रहने का मशवरा दूंगी। दूसरे अल्फाज में यह भी कहा जा सकता है कि आप भी उन्हीं कुव्वतों के फेवर कर रही हैं जो मेरे खिलाफ हैं। इसका क्या मतलब और भी हो सकता है? वो क्या? तुम शायद हालात के तहत मेरी दाद पर भी शुबा कर रहे हो। मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? मैंने सपाट आवाज में दरियाफ्त किया। मी गॉड हेल्प यू माई पोर चाइल्ड, मेरे गरीब बच्चे, खुदा तुम्हारी मदद करे। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने तुम्हें एक नेक मशवरा दिया है, मानना या ना मानना तुम्हारे इख्तियार की बात है। उसके साथ ही दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया। गार्बन लेडी मक्कलानस ने मेरी आखिरी जुमलों का बुरा मनाया था। अभी मैं लेडी मक्कलानस के बारे में कोई आखिरी नतीजा अखज़ करने की खातिर उसकी शख्सियत को मुख्तलिफ जावियों से परखने में मशगूल था कि मेरी डायरेक्ट लाइन वाले फोन की घंटी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। मैंने सिर्फ अपने बहुत ही करीबी दोस्तों और खास वाकफकारों को वो नंबर दे रखा था, इसलिए मैं यही समझा कि वो मेरी जानब से मेरा कोई करीबी जानने वाला होगा, वरना आमतौर पर मेरी कॉलें दूसरे नंबरों पर आरफा रिसीव करती थी। बहरहाल मैंने रिसीव उठाकर हेलो कहा तो दूसरी जानब से उभरने वाली आवाज कोमल वर्मा या मोहनी की मानूस आवाज सुनकर चौंके बगैर न रह सका। शहबाज खान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो, क्या तुम शराफत से बात नहीं आओगे? उसके लहजे में धमकी थी। मेरा ख्याल है कि तुम किसी वहम में मुब्तला हो गई हो, वरना नहीं, उसने तेजी से कहा। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। पहले तुमने मुझे मास्टर टोनी के जरिए अगवा कराया और आज तुम अपने मित्र के साथ जी शंकर पांडे से भी मिले हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने बेपरवाही से पूछा। अगर मुक्ति चाहते हो तो जितनी तुरंत मुमकिन हो अपनी माता को लेकर
इस देश से दूर चले जाओ, दूसरी शक्ल में तुमको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं इस जवाब पर चौंके बगैर न रह सका। सिर्फ चंद लम्हे बेशतर कमोबेश यही मशवरा मुझे लेडी मैकलानस ने फोन पर दिया था। तुम्हारा इशारा लंदन जाने की तरफ है। मैंने उसे आजमाने की खातिर पूछा। तुम्हारे लिए लंदन ही ज्यादा मुनासिब जगह होगी, इसलिए कि वहां एक अंग्रेज कन्या की शक्ति भी तुम्हारी सहायता कर सकती है। कहीं वो अंग्रेज का तुम खुद ही तो नहीं हो? मैंने तेजी से सवाल किया। मुझे विश्वास था कि तुम मेरे ऊपर और उसका दूसरा रूप होने के सिलसिले में जरूर विचार करोगे, जिसने अभी तुमसे फोन पर बात की। क्या तुम लेडी मैकलानस से भी वाकिफ हो? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। समय बर्बाद मत करो शहबाज खान, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे सकती हूँ। उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर ऊपर होगी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं पांडे जी के लिए मैदान खाली छोड़ दूं? जीवन में शायद पहली बार तुमने एक मेहनतमंदी की बात की है। उसके लहजे में तंज था, गोया तुम निरंजन लाल के इंतकाम लेना चाहती हो। क्यों? चलो यही समझ लो। एक बात अभी तक नहीं समझ सका, मैंने कदरे संजीदगी से कहा। अगर तुम्हारी गंदी आत्मा निरंजन लाल का बदला लेना चाहती है तो तुम बराह रास्त मुझे अपनी महान शक्ति का निशाना बनाने से क्यों कतरा रही हो? केवल वो छाया है जो तुम्हारी सहायता कर रही है, परंतु घबराओ मत। उस छाया पर काबू पा लेने के बाद पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। तुम महान शक्ति की मालिक हो तो बेगुनाहों के खून क्यों बहा रही हो? तुम्हारा घमंडी सर अपने चरणों में झुकाने के कारण वो हकारत से बोली। और वो मेरा ख्याल है कि तुम जो कुछ कर रही हो उसे कमीनगी का नाम भी दिया जा सकता है। मैंने उस नफरत का इजहार किया। शहबाज खान, तुम अभी बालक हो, ज्यादा ऊंचे सुरों में बात ना किया करो। और मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर ही बोल रही हो। मुझे गुस्सा आ गया। जो लोग बेकसूर हैं कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना तुम्हारी शक्ति को जेब देता है। अच्छे और बुरे के चक्कर में मत पड़ो। जीवन प्यारा है तो हमारा कहा मान लो, वो फैसला कौन लहजे में बोली। कोमल वर्मा से अलग रहो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। आई सी, मैंने मैनीखेत अंदाज में जवाब दिया। गोया तुम्हारी पलीत आत्मा ने कोमल वर्मा के सुंदर शरीर को अपना खिलौना बना रखा है। क्या तुम इतनी खूब खौफजदा होकर खुलकर मेरे सामने आने से डरती हो? मैंने उसे उकसाकर उसका भेद मालूम करने की कोशिश की। मेरे हजारों रूप है शहबाज खान, तुम कौन कौन से रूप देखोगे? कोई सुंदर और कमल जैसे ताजा फूल के रूप में, ताकि तुम्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो सकें। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम आसानी से सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करोगे। उसने मुझे चैलेंज किया। सोच लो, तुम्हारी वजह से दूसरों को कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या तुम इसे पसंद करोगे? एक बात मेरी भी सुन लो, मैंने करख्त लहजे में जवाब दिया। मैं अब तक खामोश था, लेकिन शायद अब चुप ना रह सकूंगा। मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। क्या तुम्हें मास्टर टोनी पर भी कोई दिया नहीं आएगी, जिसको तुम्हारी वजह से एक हाथ खोना पड़ा था और उसका जवाब मैनीखेत था? क्या मतलब? मैंने तल्ख आवाज में दरियाफ्त किया। इतनी जल्दी बुखला गए? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ देर बाद ही एक इत्तला मिलेगी, जिसे सुनकर तुम हाथ मलने के सिवा कुछ और नहीं कर सकोगे। उसने एक हल्का सा कहका लगाते हुए जवाब दिया और फिर फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीव रखा नहीं था कि इंटरकॉम का बर्द जाग उठा। यस, मैंने रसूल उठाकर पूछा। सर, आरफा ने कुछ घबराए हुए अंदाज में कहा। आपके लिए गोदामों के चीफ फोरमैन दानिश की कॉल है। वो बहुत बुखलाया हुआ लग रहा है। जल्दी मिलाओ, मैंने तेजी से कहा और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। सर, मैं गोदाम से दानिश बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होने के बाद दूसरी जानब से दानिश की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हम लोग मास्टर टोनी को लेकर रेड क्रॉस अस्पताल जा रहे हैं। वो एक हादसे से 2-4 हो गया। हादसा? मैं चौंका। तफसील क्या है? सॉरी सर, दानिश ने तेजी से कहा। मैंने उस वक्त सिर्फ आपको इतला देने की खातिर फोन किया था, तफसील सुनाने का वक्त नहीं। खून ज्यादा बह जाने के सबब अगर फौरी तभी अमदाद ना पहुंचाई गई तो जान जाने का खतरा है। आप रेड क्रॉस अस्पताल पहुंचिए। और दूसरी जानब से फोन की लाइन डेड हो गई। दानिश के पास गालबन तफसील सुनाने का वक्त नहीं था। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वह बहुत जल्दी में है। मास्टर टोनी की हालत खतरे में थी। उसे फौरी तभी अमदाद की जरूरत थी, वरना उसकी जान खतरे में होती। दानिश के इन अल्फाज के साथ ही मेरे जहन में एक लम्हा पहले मिलने वाली काल के आखिरी जुमले गूंज उठे। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ देर बाद एक ऐसी ही इतला मिलेगी जिसे सुनकर तुम हाथ मलने के सिवा कुछ और ना कर सकोगे।
मैं तेजी से उठकर बैरूनी दरवाजे की जानब लपका और वारसी को साथ लेकर रेड क्रॉस अस्पताल की जानब गाड़ी दौड़ाने लगा। और मैं इस वक्त जिस बर्क रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था उसी से वारसी को भी हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। मेरी तेज रफ्तारी किसी हादसे का सबब भी बन सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ मास्टर टोनी की जान की फिक्र थी। रेड क्रॉस अस्पताल के अंदर पहुंचते ही मैंने गाड़ी से उतरकर कार की चाबी वारसी की जानब उछाली ताकि वो उसे पार्किंग लॉट तक ले जा सके और खुद तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुझे अपने गोदाम में काम करने वाले बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे, जिनमें दानिश भी शामिल था। मैं उसे हाथ पकड़कर घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। क्या हुआ मास्टर टोनी को? मैंने तेजी से कहा। वो आरा मशीन का स्विच ऑन करने के बाद उसके सामने लेट गया था। दानिश ने मुझे तफसील बताई। इत्तेफाक की समझे कि मैं उस वक्त राउंड लेता हुआ गोदाम नंबर 4 में दाखिल हुआ। आरा मशीन की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया और फिर मैंने जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन ही था। मास्टर टोनी बड़े इत्मीनान से चित लेटा था और मैंने लपक कर मशीन का स्विच ऑफ किया, लेकिन उतनी देर में उसकी सीधी रान दूध 2 इंच की फासले से 3 जगह से आधे के करीब कट चुकी थी। मुझे 1 मिनट की भी देर हो जाती तो शायद दानिश अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका और उसकी आवाज भर्राने लगी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो उसे यहाँ पहुंचते ही ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। बड़ा डॉक्टर और एक सर्जन भी अंदर मौजूद है, दानिश ने बदस्तूर रुंधी हुई आवाज में कहा। मास्टर टोनी को खून की जरूरत होगी, मैंने तेजी से सवाल किया। हम 6 बोतल खून दे चुके हैं, जरूरत पड़ी तो और भी दे देंगे। लेकिन क्या? मेरी हालत गैर होने लगी। आप शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे सर, मास्टर टोनी इस कदर आराम से आंखें खोले लेटा था जैसे अपने आराम वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो और उसकी दोनों आंखें भी खुली हुई थी। हैरत इस बात पर है कि उसने रान पर आरा चलते वक्त भी किसी किस्म का शोरगुल नहीं किया था। मशीन ऑपरेटर इस वक्त कहाँ मर गया था? मैंने झल्लाकर पूछा। उसका बयान है कि खुद मास्टर टोनी ने उसे एक जरूरी काम से बाहर भेज दिया था, दानिश ने झरझरी लेते हुए कहा। सर, अगर मुझे जरा सी देर और हो जाती तो शायद टोनी का जिस्म 2 हिस्सों में कट चुका होता। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन में तेज आंधी के गर्म झक्कर चल रहे थे। दानिश के बयान के बाद मैं समझ रहा था कि मास्टर टोनी ने वो हरकत किसके इशारे पर की होगी और उसने शायद फोन पर ठीक ही कहा था। इस वक्त मैं पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। दौलत की रेल पेल दुनिया की हर शय को बेआसानी खरीद सकती है, लेकिन मौत से कोई सौदाबाजी नहीं की जा सकती। दानिश का बयान मेरे जाती बचाव के लिए बहुत काफी था, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने आप को मलामत कर रहा था और मैंने यकीनन मास्टर टोनी के जरिए कोमल वर्मा या मोहिनी को अगवा कराने की हिमाकत की थी। तागूती कुव्वतें एक बार पहले भी इस गरीब को मेरी वजह से एक खास से महरूम कर चुकी थी। इस बार उसे चीर डालने का प्रोग्राम बनाया गया। यकीनी तौर पर उन्हीं नादीदा और गंदी ताकतों ने मास्टर टोनी के जहन को मौफ कर दिया होगा, वरना वो मोश होशमंदी की कैफियत में ऐसी हरकत कभी ना करता। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक कोई एक बंदा बशर भी बाहर नहीं निकला जिससे अंदर का अहवाल दरियाफ्त किया जा सके। और फिर मैंने अचानक सिराज को आते हुए देखा तो मेरे असाब में तनाव की कैफियत पैदा हो गई। क्या हुआ मिस्टर शहबाज? सिराज ने मेरे करीब आकर संजीदगी से दरियाफ्त किया। आपको इस हादसे की इत्तला किस तरह हुई? मैंने सिराज से पूछा। क्या मेरे किसी वर्कर ने? नहीं, सिराज ने जल्दी से कहा और फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद उलझे हुए अंदाज में बोला। इस बार भी मुझे मोहिनी ने इस हादसे की इत्तला दी थी। आपको किस तरह अंदाजा हुआ? मैं 1-2 बार पहले भी उसकी आवाज सुन चुका हूँ और फिर मुझे इस बात का भी इल्म है कि उस रोज मोहिनी को आपके गोदाम तक पहुंचाने वाला भी मास्टर टोनी ही था। शायद उसी लिए उस गरीब को निशाना बनाने की दूसरी कोशिश की गई। उसे अगवा कराने का प्रोग्राम मैंने बनाया था, मैंने खुश्क लहजे में कहा। अब चाहे तो मेरे खिलाफ अगवा और तहवील विजा में रखने का केस बना सकते हैं। मैं अपना तहरीर बयान भी देने को तैयार हूँ। खुद को संभालिए मिस्टर शहबाज, सिराज ने हमदर्दी का इजहार किया। मैं इस वक्त यहाँ हादसे की छानबीन करने की गर्ज से नहीं, आपकी परेशानी की वजह से आपका हाथ बटाने आया हूँ। जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी हमदर्दियां भी एक दूसरे के लिए बेसूद ही हैं। मैंने तलख आवाज में जवाब दिया। आप ना सही, लेकिन मुतलका थाने के अफसरान तो इसकी तफ्तीश बहरहाल करेंगे। आप इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान ना हो, सिराज ने कहा। उससे एक इत्तफाकी हादसे का रंग भी दिया जा सकता है। इस किस्म के हादसात आए दिन रूनुमा होते रहते हैं। इसके अलावा मुतलका थाने के SHO
मेरे नीचे रह चुका है, मैं उसे हदायत कर दूंगा कि वह बिना वजह किसी केस को उलझाने की कोशिश ना करे, बल्कि एक दो अफराद के बयान ने फाइल को दाखिल दफ्तर कर दे। और मैंने कोई जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। मेरे अलावा सिराज और दानिश भी उसकी जन्म तेजी से लपके थे। वो आप भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर ने सिराज को देखकर संजीदगी से कहा। मरीज की हालत चौंका तशवीशनाक थी, इसलिए इमरजेंसी की वजह से हमें मुतलका थाने को इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिराज ने जवाब दिया। अब मैं खुद ही इस हादसे की कार्रवाई मुकम्मल कर लूंगा। मरीज की क्या हालत है, मैंने तेजी से पूछा। आप में से मिस्टर शहबाज कौन है? मैं हूँ, मैंने धड़कते हुए दिल से जवाब दिया। वहां चौंका मेरे वर्करों की भीड़ जमा होने लगी थी। डॉक्टर मुझे और सिराज को एक मुलहका कमरे में ले गया, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे। मिस्टर शहबाज, डॉक्टर ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, सर्जन वहीद का ख्याल है कि मरीज की जिंदगी बचाने की खातर उसकी सीधी टांग काटनी पड़ेगी। क्या कोई और सूरत मुमकिन नहीं? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। नहीं, डॉक्टर के लहजे में मायूसी टपक रही थी। हमने दूसरे तमाम अमकानात पर गौर करने के बाद ही ये फैसला किया है। अगर मजबूरी है तो फिर मैं उससे आगे कुछ नहीं कह सका और मेरी आवाज हल्क में फंस कर रह गई थी। हिम्मत से काम ले मिस्टर शहबाज, डॉक्टर ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए कहा। जख्म भर जाने के बाद मसनूई टांग भी लगाई जा सकती है। आप नहीं जानते डॉक्टर, मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। वो मरीज मेरे लिए कितना कीमती है। वो यकीनन बड़े मजबूत आसाब का मालिक है, डॉक्टर ने कदरे हैरत से कहा। उससे पहले मैंने ऐसा मरीज कभी नहीं देखा। क्या मतलब? इस हादसे के बाद उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जिस वक्त यहाँ लाया गया उस वक्त भी पूरी तरह होश में था और बेहोश करने के अमल से गुजारने के बाद अब भी उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और उसने अपनी मुट्ठी पूरी शिद्दत से भींच रखी है और फिर सारी तवज्जो छत की जानब मरकूज कर रखी है। यूं लगता है जैसे उसे खुद को हिप्नोटाइज कर रखा हो। क्या वो बातचीत भी कर रहा है? मैंने तज्जुब से पूछा। जी नहीं, हमने उसे कई मर्तबा मुखातब करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर, कि आप इसी हालत में उसकी टांग मजबूरी है मिस्टर शहबाज, डॉक्टर ने तशवीश का इजहार किया। हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया, जरूरी इंजेक्शन के अलावा और खून रोकने की कोशिश भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद अगर फौरी तौर पर उसकी टांग ना काटी गई तो सिप्टिंग पूरे जिस्म में फैलकर मौत का सबब भी बन सकता है। कहीं उसे मरना नहीं चाहिए डॉक्टर, मैं जज्बाती हो गया। और अगर टांग काटने से उसकी जिंदगी बढ़ सकती है तो फिर आप इसमें देर ना करें। डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन थिएटर में चला गया तो सिराज ने सरगोशी की। मेरा ख्याल है कि तागूती कुव्वतों ने अभी तक उसके असाब पर कब्जा जमा रखा है, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? अगर उन्हें मास्टर टोनी को अजियतनाक कैफियत से दो चार करना मकसूद था तो फिर उसके असाब पर पुरसकून रखने की बात समझ में नहीं आती। मैं और सिराज कमरे से बाहर आए तो दानिश लपक कर मेरे करीब आ गया। सर, कोई तशवीश की बात तो नहीं? दानिश मुजस्सिम में सवाल बन गया। मास्टर टोनी की सीधी टांग काटनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। उसकी जिंदगी तो बच जाएगी ना सर? हाँ, मैंने बुझे हुए दिल से जवाब दिया। डॉक्टरों का यही ख्याल है। सिराज मुझे एक तरफ ले गया। उस वक्त वो खिलाफे तवक्का एक बाअसूल पुलिस अफीसर की बजाय बड़ी हमदर्दी और इंसानी दोस्ती का सबूत दे रहा था। लोगों से अलग थलग आने से बाद उसने दबी जुबान में कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें भी जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगी। क्या पुलिस फोर्स नादीदा कुव्वतों के खिलाफ भी जदीद और खुदकार असले से कोई मौसर कार्रवाई कर सकती है? मेरा ख्याल है कि अब इस नापाक कुव्वत को सामने लाने की खातिर सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह जाती है। वो क्या? कोमल वर्मा या मोहिनी की मौत। क्या? मैंने हैरत से कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरी छठी हिस्बी अब आपकी तरह काम करने लगी है, सिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी इन्हीं लाइनों पर गौर कर रहा हूँ। मैं बेहद संजीदा था। ये काम आप और मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं आपको कानून हाथ में लेने का मशवरा नहीं दूंगा। कानून? मैंने बड़े सर्द लहजे में जवाब दिया। तो फिर कदम उठाता अपने वर्करों के करीब चला गया, जिनके चेहरे सुते हुए नजर आ रहे थे। वो सब ही मास्टर टोनी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं उनका दुख बांटने की खातिर उनको तसल्ली देने लगा, लेकिन खुद मेरी हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। बज़ाहिर मैं उनसे बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन के हर गोशे में बस एक ही लफ्ज गूंज रहा था, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। कोमल वर्मा या मोहिनी की जात ही तमाम फसाद की जड़ थी। हालात की रोशनी में मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि मोहिनी की बदरू ने कोमल वर्मा के जिस्म को अपने लिए इंतखाब कर लिया था, वरना कोमल वर्मा बजाते खुद किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं थी। कोई नापाक कुव्वत
मोहिनी के फर्दी नाम से मौत और जिंदगी का खेल खेल रही थी। इस वक्त रात के 10 का अमल था जब मैंने अपनी गाड़ी झील पार्क के करीब रोकी और उतरकर पैदल ही टहलता हुआ उस मकान की सीमा चल पड़ा जो कोमल वर्मा की क्यामगाह थी। झील पार्क से उसका फासला कम से कम 3 फरलांग से जरूर रहा होगा। मैं उस वक्त भी मेकअप में था और मैंने इस वक्त अपनी जाती गाड़ी की बजाय किराए की हासिल करता वो गाड़ी जो मैंने अशोक के नाम से हासिल की थी इस्तेमाल की। मेरे चेहरे पर भी अशोक ही का मेकअप था। उस मेकअप में मैंने एक 3 स्टार होटल में 2 रोज पहले एक कमरा हासिल किया था, जिसकी वजह से मुझे 2 गाड़ी हासिल करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। कोमल वर्मा की रिहायश 240 गज के एक सिंगल स्टोरी बंगलेनुमा मकान में थी जो कॉर्नर में वाक़या था। मैंने पूरी लाइन का एक चक्कर लेकर इस बात की तसल्ली कर ली कि उस वक्त वहां चौकीदार नायब का कोई भी फर्द अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम नहीं दे रहा था। चुनाचा मैंने मकान के अकबी हिस्से से मकान में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। वो तमाम मकानात जो इस लाइन में वाक़या थे एक ही मकामी कंपनी ने बनाए थे, इसलिए अकबी दीवार इतनी बुलंदी भी नहीं थी कि मुझे अंदर दाखिल होने में किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ता। और मैंने दीवार फलांगने से कबल इस बात की भी तसल्ली कर ली कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और फिर मुतमिन होकर मैंने बगली रजिस्टर से देसी साखत का वह पिस्तौल निकाल लिया जो लाइसेंस याफ्ता नहीं था और उस पर सिलेंसर भी फिट था। दबे कदमों चलता हुआ एक कमरे के करीब पहुंच गया जहां रोशनी हो रही थी। दूसरे कमरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था और मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश तेज हो गई। मेरा होने वाला शिकार कोमल वर्मा इस वक्त नाइट गाउन में मलबूस टेबल लैंप की रोशनी में किसी अंग्रेजी नावल के मुताले में मसरूफ थी। उसका नाइट गाउन खासा बेतरतीब हो रहा था, इसलिए उसके जिस्म के अक्सर हिस्से यहाँ नजर आ रहे थे। वह बिलाशुबा जिस्मानी एतबार से बेहद हसीन और खूबसूरत कही जा सकती थी, जो शंकर कंपनी ज्वाइन करने से बेशतर यकीनन एक कामयाब मॉडल रही होगी। उसके जिस्मानी नशीबो फराद कुछ इतने ही पुरकशिश थे कि इस हालत में किसी हवसमंद भी दीवाना बना सकते थे। लेकिन मैंने चौंका अपने जहन में पहले ही से एक खतरनाक मंसूबा बना रखा था, इसलिए उसके जिस्म की उयानियत भी मेरे दिल में कोई रहम का जज्बा पैदा ना कर सकी। खिड़की के अंदर ग्रिल लगी हुई थी और पर्दा भी मौजूद था, लेकिन उसमें इतनी जरी मौजूद थी कि जिसके जरिए मैं मकीनों की निगाहों में आए बगैर अंदर का जायजा ले सकता था। कोमल वर्मा के बेडरूम का फर्नीचर और दीगर तमाम चीजें भी ना सिर्फ कीमती और दीदा देव थी बल्कि उसके मॉडर्न की तर्जमान भी थी। मगर इस वक्त कोमल वर्मा के जिस्म को सराहने या उसकी आला ज़ौक़ की दाद देने के लिए मैं नहीं आया था। एक बार फिर मैंने अपने अतराफ का जायजा लिया और मैं पूरे कील कांटे से लेस था। पुलिस की मुलाजमत ने मुझे इन ज़राए से भी बाखबर कर दिया जो ऐसे मौक़ों पर किसी मुजरिम के लिए जुर्म के इर्तिकाब में आसानियां पैदा करती हैं। पहला मेरा इरादा था कि किसी तरह उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। अंदरूनी जेब से मैंने शीशा काटने वाला कलम निकाला और बड़ी आहिस्तगी से शीशे पर चलाने लगा। कोमल वर्मा अपने मुताले में इस कदर मनहिक थी कि उसे शीशे पर चलने वाली कलम की आवाज का कोई एहसास नहीं हुआ। वो चेहरे का रुख दीवार की जानब किए मुताले में मसरूफ रही और मैंने शीशे के एक हिस्से पर निशान लगाने के बाद उस पर हथेली जमाकर अंदर की तरफ पुश किया तो वो चिट की एक मध्यम आवाज से टूटकर अंदर बिछे हुए कलीन पर गिरा, जिसकी वजह से कोई आवाज नहीं पैदा हुई। और फिर मैंने उसे पैदा होने वाली खिला से अपना अगला हाथ अंदर डालकर तेजी से पर्दे को एक जानब घसीट दिया। पर्दा खींचने की आवाज पर कोमल वर्मा ने यकदम चौंक कर खिड़की की जानब देखा और फिर वह पिस्तौल को देखकर उसकी खूबसूरत आंखों में खौफ के साए फैल गए जिसने उसका निशाना ले रखा था। कबल इसके कि वो कमरे से फरार होने या शोर करने का इरादा करती, मैंने तेजी से मध्यम मगर सफाक आवाज में कहा। इस वक्त मेरी आवाज भी बदली हुई थी। मैंने गुफ्तगू शुरू करने से बेशतर वो छोटा सा टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था जो बेहद हिसास वाक़या हुआ था। खबरदार, अगर तुमने भागने या शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस हसीन जिस्म को पूरे 6 अदद गोलियों से भून कर रख दूंगा। मुक्ति चाहती हो तो अपनी जुबान बंद ही रखना। कौन हो तुम? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। क्या चाहते हो? इंतकाम, मैंने सर्द आवाज में जवाब दिया। अपने जहन पर जोर देकर सोचने की कोशिश करो। मैं वही हूँ जिसकी प्यास को तुमने उस वक्त बुझाने से इनकार कर दिया था जब तुम मॉडलिंग किया करती थी। गर्दारी, वो अंदर रोशनी और बाहर अंधेरा होने के सबब मेरा चेहरा नहीं देख सकी थी, इसलिए उसके होंठों पर वही नाम उभर आया जो उसकी मादी से मुंसलिक था। ठीक पहचाना तुमने, मैंने बदस्तूर बदली हुई आवाज में जवाब दिया। मैं वही गर्दारी हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी बुद्धि
में ये बात नहीं आई थी कि तुम मेरी मनोकामनाओं को पूरा करती। तुम अपनी सुंदरता की वजह से बहुत मगरूर हो गई थी। तुमने ये भी भुला दिया कि घरदारी अगर किसी कोमल और दहकते हुए सुंदर शरीर से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता तो फिर उसे धरती में मिला देता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी चिता की अग्नि देखकर मेरे बेअक्ल जहन को कुछ सुकून और अवश्य मिल जाएगा। ठहरो, मुझे गोली मत मारना। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अगर मैं मर गई तो मेरी माँ का आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। अगर तुम गरदारी से दूर रहकर जिंदा रही तो फिर गरदारी मर जाएगा। मैंने किसी ओबाश आदमी के लहजे में सरसराते हुए कहा, सोच लो कि तुम अपनी ममता के लिए अपना जीवन बचाना चाहती हो या फिर। मैं तुम्हारे आगे हाथ बांध कर विनती करती हूँ। गरदारी वो हाथ जोड़कर बेबसी से बोली, मुझे और मेरी पोतरा को बर्बाद करने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। समझ गया, मैंने सफाक लहजे में कहा, गोया तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं। इतने कठोर दिल मत बनो, तुम्हारे लड़कियों की कोई कमी नहीं। तुम अब तक न जाने कितने कोमल शरीर को रोंदने का पाप कर चुके हो कि तुम अपने जीवन में मुझे क्षमा करके पुण्य का एक काम नहीं करोगे। गरदारी पाप का दूसरा रूप है और तुम उस पुण्य सवाब का काम की आस लगाए हुए हो। क्यों ठठोल कर रही हो? गरदारी प्लीज, मैं तुमसे भगवान के नाम पर रहम कर की भीख मांगती हूँ। मेरे पास समय कम है। मैंने खौफनाक आवाज में जवाब दिया, अगर तुम्हारे बीच ये लोहे की ग्रिल ना होती तो शायद अब तक मैं तुम्हारे सुंदर शरीर पर गरदारी की छाप लगा चुका होता। वो एक लम्हे की खामोशी के बाद बोली, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलती हूँ, लेकिन नहीं, तुम गरदारी के साथ अब किसी छल कपट से काम नहीं ले सकती। मैं जो अशोक के मेकअप में होते हुए भी कोमल वर्मा के लिए किसी गरदारी का रूप इख्तियार कर चुका था, बड़ी हकारत से बोला, अब तुम गरदारी से केवल अपनी कोई आखिरी इच्छा पूरी करा सकती हो, परंतु इस शर्त पर कि तुम मेरी आंखों से दूर रहने की कोई शर्त नहीं लगाओगी और ना ही जीवन दान करने की बख्शा मांगोगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ।